कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँ जोगी जी ढूंढ खिला दो जोगी जी वाह जोगी जी मिला दो हमें मिला दो मैं गीतों में ढालूंगा आ आ आ आ जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया हम ढूंढ। इस गाने को स्वर देने वाली मीठी आवाज जिस इंसान की है, इन्होंने अपनी मधुर आवाज से उस दौर में लोगों के दिलों में जगह बनाई जब फिल्म जगत में रफी साहब, किशोर दा और मुकेश जी जैसे गायकों का सिक्का चल रहा था। तुम्हें गीतों में ढालूंगा आ आ आ आ। अमृतसर की गलियों से उठकर बॉलीवुड में नाम बनाने वाले उस व्यक्ति के गाने आज 35-40 साल बाद भी लोगों की जुबान से उतरते ही नहीं हैं। सावन को आने दो। कैसे एक पंजाबी लड़का अमृतसर को छोड़ फिल्म नगरी मुंबई पहुंचता है और सबके दिलों में बस जाता है। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया हम ढूंढ। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कामयाब होने के बाद कैसे इनकी सादगी और भोलापन इन्हें ले डूबा और इनके ऊपर सिर्फ एक ही अभिनेता की आवाज में फिट होने का ठप्पा लग गया। जोगी जी ढूंढ खिला दो जोगी जी वाह जोगी जी मिला दो हमें मिला दो। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गायकों में से एक जसपाल सिंह के जीवन की कहानी। इस वीडियो में हम इसी किस्से को आपसे साझा करेंगे। सांवरे की बंसी को बजने से कहाँ। जसपाल सिंह का जन्म सन 1950 में अमृतसर में हुआ। जसपाल जी बचपन से ही गायकी में अपनी रुचि रखते थे। रफी साहब के गानों का इन पर काफी गहरा असर था। ये स्कूल और कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम्स में रफी साहब के ही गाने गाया करते थे। दरअसल बचपन में मोहम्मद रफी की आवाज क्या सुनी, जसपाल सिंह तो उस आवाज के दीवाने हो गए। इनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था। इनके पिताजी चाहते थे कि जसपाल भी बड़े होकर भाई की तरह वकील बने, लेकिन इनका मन तो गायकी में ही लग रहा था और ये मुंबई जाने के सपने देख रहे थे। लेकिन लोगों की तारीफ से उत्साहित होकर जसपाल सिंह गायक बनने का सपना लिए मुंबई जा पहुंचे। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। उस समय पुरुष गायकों के मैदान में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश का सिक्का चल रहा था। इसके अलावा मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गजों का अपना अलग स्थान था। ऐसे माहौल में नए लोगों के लिए मौके कम थे। जब जसपाल सिंह मुंबई पहुंचे तो बहन के कहने पर उनके जीजा जी ने उन्हें संगीत निर्देशक उषा खन्ना से मिलवाया। उषा खन्ना को जसपाल की आवाज बहुत रास आई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। 1969 में आई फिल्म बंदिश का गाना देखो लोगों ये कैसा जमाना गाकर उन्होंने आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड में एंट्री ले ली। देखो लोगों ये कैसा जमाना संभालो संभालो। इस मौके के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए जसपाल सिंह को उषा खन्ना के जरिए और भी कई लोगों से मिलने का मौका मिला। इसी दौर में उन्हें गायक महेंद्र कुमार से मिलने का भी मौका मिला। हालांकि फिल्म बंदिश फ्लॉप हो जाने के कारण गाना ज्यादा नहीं चल पाया। जसपाल सिंह कई दिनों तक मुंबई में अपनी बहन के घर ही रह रहे थे। उनके पिता को ये बात रास नहीं आई तो उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट खरीद कर अपने बेटे को दे दिया। गाजियाबाद से वकालत की पढ़ाई करने वाले जसपाल सिंह ने मुंबई के उस फ्लैट में रहते हुए अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने गायकी के लक्ष्य को भुला दिया था। वकालत की प्रैक्टिस के साथ साथ वो अक्सर गायन के क्षेत्र में भी अवसर की तलाश में लगे रहते थे और इसी दौरान उनको राजश्री प्रोडक्शन के जरिए एक बड़ा मौका मिला। उस वक्त की आने वाली फिल्म गीत गाता चल के संगीत निर्देशक रविंदर जैन ने जसपाल सिंह के हुनर को देखते हुए फिल्म का एक गाना धरती मेरी माता गाने का मौका दिया। धरती मेरी माता पिता आसमान। इस गाने को सुन रविंद्र जैन ने फिल्म का टाइटल सॉन्ग गीत गाता चल भी जसपाल सिंह को दे दिया था। गीत गाता चल ने जसपाल सिंह को ऐसा मौका दिया जिसकी तमन्ना किसी भी गायक को होती है। गीत गाता चल फिल्म भी हिट हुई और इसके दोनों गाने हिट हुए, जिसके बाद जसपाल सिंह को वो शोहरत मिली जिसके वो हकदार थे। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।
शोहरत और तारीफों ने जसपाल सिंह की उम्मीदों को पंख लगा दिए। जसपाल सिंह की गायकी के सफर ने रफ्तार पकड़ी तो कई खूबसूरत नगमे उनके हमसफर बन गए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब अभिनेता सचिन से जसपाल सिंह की आवाज मेल खाती थी, इसलिए उनको उनकी फिल्मों में गाने के मौके मिले। फिल्म नदिया के पार में उनके गाए गीत साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी ने सफलता के नए रिकॉर्ड बना दिए। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार। इस फिल्म के सारे गीत बेहद लोकप्रिय हुए थे। आज भी नदिया के पार के ये गाने काफी चाव से सुने जाते हैं। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर। अपने गानों की कामयाबी में मग्न हुए जसपाल सिंह को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन पर केवल सचिन के लिए ही बेहतरीन गीत गाने का ठप्पा लग चुका है। दूसरे युवा अभिनेताओं के लिए गीत गाने के प्रस्ताव उनके पास आने ही बंद हो गए। तब तक किशोर कुमार के बेटे अमित, मुकेश के बेटे नील नितिन मुकेश के साथ साथ दक्षिण के बाला सुब्रमण्यम मैदान में उतर चुके थे। मोहम्मद रफी को कॉपी करने वाले अनवर, शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज को भी मौके मिलने लगे थे। उधर सीधे और सरल जसपाल जी का कोई गॉडफादर भी नहीं बन पाया। फिल्मी दुनिया के अपने उसूल और कानून हैं, इसका एहसास जसपाल सिंह को नहीं था और वो धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। सुपरहिट गीत देने वाले जसपाल सिंह के साथ किस्मत ने भी खासा मजाक किया। नदिया के पार की बेतहाशा सफलता के बाद होना तो ये चाहिए था कि उनके पास गीतों के प्रस्तावों की लाइन लग जाती, लेकिन जिन फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला उनमें से ज्यादातर रिलीज ही नहीं हुई, और जो रिलीज हुई वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। बेहतरीन गीत गाने के बावजूद जसपाल जी को उस समय के किसी बड़े बैनर की फिल्म भी नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अधिकतर बी ग्रेड कही जाने वाली फिल्मों के लिए ही गाना गाया। 80 के दशक में फिल्मी संगीत का पतन शुरू हो गया था। ऐसे में जसपाल सिंह के लिए काम ढूंढना बेहद कठिन हो गया, और कौन सोच सकता था कि इतनी शानदार आवाज के मालिक को धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे निगल लेंगे। जमुना किनारे बजे शाम की बांसुरिया, शाम की बांसुरिया बजे। फिर भी जसपाल सिंह को किसी से शिकवा नहीं है। स्टेज शो में अक्सर उन्हें उनके चाहने वाले सुन ही लेते हैं। जसपाल सिंह ने बचपन से लेकर आज तक हर याद को संजो कर रखा है, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिनों की तस्वीर हो, गायन के क्षेत्र में उनके काम पर मीडिया की रिपोर्ट हो, या कोई पेपर की कटिंग हो। 700-800 पन्नों की एक किताब उनके पूरे इतिहास के गवाह के रूप में सुरक्षित है। नए जमाने के लोग भले ही जसपाल सिंह को ना जानते हो, लेकिन उस दौर में जिन्होंने भी जसपाल सिंह की गायकी को सुना वो उनकी गायकी के आज भी कायल हैं। आपको जसपाल सिंह के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।